नमस्कार दोस्तों। आज क्लास 10th का जो हिस्ट्री का चैप्टर 1 है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उससे संबंधित सारे प्रश्नों को, चाहे वो बहुविकल्पी हो, चाहे 1 नंबर में हो, चाहे 2-3 नंबर में जो क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम डिस्कशन करेंगे। ये इस क्लास CBSE बोर्ड से लेकर के यूपी बोर्ड, सारे बोर्ड्स में काम, क्योंकि सबका सिलेबस लगभग एक हो चुका है। ठीक है, अब कोई चेंजें नहीं हुई। मैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ा भी चुका हूँ, ऑनलाइन पढ़ा चुका हूँ, कंप्लीट कर चुका हूँ। इस पर बनने वाले क्वेश्चंस को आप देखें, ताकि आप अपनी तैयारी को जज कर सकें कि आप तैयारी में कितना सक्षम हैं, कितना आप पढ़े हैं, कितना आपको फैक्ट्स, कितनी चीज़ें आपको याद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आप बताएंगे कि नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया था। ऑप्शन है 1821, 1905, 1797, 1795। वेट कर लें 5 सेकंड का, होल्ड करें और आंसर सोचें, फिर आंसर दें। फिर मैं आपको आंसर इसका दिखाता हूँ। इसका आंसर होगा 1797। आशा करते हैं आप सही आंसर ट्रिक किए होंगे। आंसर है 1797। सेकंड क्वेश्चन ये है कि 19वीं सदी में कौन सी ऐसी ताकत उभरी जिसने पूरे यूरोप की राजनैतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन ला दिए। तो इसका आंसर होना चाहिए राष्ट्र राज्य का उदय, निरंकुश राज्य का उदय, पूर्णतानाशाही, पुनर्राजशाही। तो आप याद रखें 19वीं सदी में कौन सी ताकत उभरी थी जिसने पॉलिटिकल और जो वहाँ का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था सारा का सारा चेंजेस ला दिया। तो वो था नेशन स्टेट का राइज, राष्ट्र राज्य का उदय। इसका आंसर होना चाहिए। आशा करते हैं आप लोग हमारे द्वारा पढ़ाए गए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे। उस पर बनने वाले सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से आप लगा ले रहे हैं। ठीक है, देखिए आंसर है राष्ट्र राज्य का उदय। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहिता का लक्षण नहीं था। इसका मतलब नेपोलियन कोड 1804, इसका कौन सा लक्षण नहीं था। जन्म पर आधारित सुविधाओं का न होना, संपत्ति का अधिकार, सबके लिए वयस्क मताधिकार, कानून के समक्ष समानता। इनमें से कौन सा नेपोलियन कोड का हिस्सा नहीं था। जन्म पर आधारित सुविधाओं का ना होना, ये उसका ऑप्शन था। संपत्ति का अधिकार ये भी था, कानून के समक्ष समानता ये भी था, लेकिन सबके लिए वयस्क मताधिकार ये नहीं मिला हुआ था। एडल्ट सफरेज जिसको कहते हैं, सबको नहीं मिला हुआ था। ये तो महिलाओं को दिया ही नहीं था, तो सबके लिए कहाँ से वर्ड आ जाएगा। तो ये आंसर हमारा गलत होना चाहिए, मतलब यही आंसर इसका सही होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आप लोग भी सही मारे होंगे हमारे साथ साथ। देखिए आंसर इसका सबके लिए वयस्क मताधिकार सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई थी। 1815, 1816, 1817 और 1818। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो आप जानते हैं कि वियना कांग्रेस अर्थात ट्रीटी ऑफ वियना, इसको वियना संधि भी कहेंगे, जो इस वियना कांग्रेस के फलस्वरूप हुआ था, ये 1815 में हुआ था। 1815 में, जिसकी अध्यक्षता बता देंगे तो फिर इसके बाद से अगला आंसर आ ही जाएगा। चलिए अब आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप बताओगे कमेंट बॉक्स में कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी और वो कहाँ का चांसलर था। ठीक है, आप आंसर करोगे इसका। चलिए देखते हैं इसका आंसर होना चाहिए 1815। अगला क्वेश्चन है कि 1815 के वियना संधि से कौन संबंधित है। बिस्मार्क, ड्यूक मैटरनिक, ज्यूसेppe मैत्सनी या नेपोलियन। आप बहुत अच्छे तरीके जानते हो कि 1815 के वियना संधि का नेतृत्व अध्यक्षता किया था ड्यूक मैटरनिक, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर भी था, उसने इसकी अध्यक्षता की। तो आंसर होना चाहिए इसका वियना संधि कौन संबंधित है, ड्यूक मैटरनिक। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को ख़त्म करना किस संधि का उद्देश्य था। वर्साय, वियना, म्यूनिख या उपरोक्त सभी। तो नेपोलियाई जो युद्धों के दौरान जो हुए बदलाव थे, इसको समाप्त करने का जो उद्देश्य था वो वियना संधि के फलस्वरूप 1815 में किए गए थे। आंसर होना चाहिए इसका वियना संधि। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। लुई फिलिप, बिस्मार्क, विक्टर इमैनुअल, मैटरनिक। ये स्टेटमेंट था मैटरनिक का कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये स्टेटमेंट है ड्यूक मैटरनिक का। और ड्यूक मैटरनिक ने मेजनी के संदर्भ में ये कहा था कि यह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। ये भी स्टेटमेंट पूछा गया है एग्ज़ाम्स में, इसको भी आप याद रखोगे। ये स्टेटमेंट ड्यूक मैटरनिक का मेजनी के संदर्भ में बोला गया है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होना चाहिए मैटरनिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में या देश के रूप में मान्यता प्रदान की? इसका आंसर होना चाहिए कौन सा बेटा? 1815 की वियना संधि, कॉन्स्टेंटिनोपल संधि, सार्डिनिया पिडमॉन्ट की संधि, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होना चाहिए कुस्तुनतुनिया की संधि, या उसे ही इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि, जो कि ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बेटा कि आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था 1798 में वुल्फ टोन, और उसके आयरिश जो मैन थे उसके साथ सहयोगी थे, उन्होंने मिलकर के इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। नाम था वुल्फ टोन। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आँखों पर पट्टी बांधी हुई और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? शांति का, समानता का, न्याय का, स्वतंत्रता का? आंसर होगा सही न्याय का, क्योंकि आप लोग यदि फिल्मों वगैरह देखते होंगे तो उसमें दिखाता है कि कोर्ट, जिसको अदालत कहते हैं, अदालत में एक महिला जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और हाथों में तराजू ली हुई है, वो न्याय की देवी का प्रतीक है, मतलब न्याय का प्रतीक हो। फ्रांस की क्रांति का वो आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में आंसर। फ्रांस की क्रांति की वो कौन सी रूपक है जो अपने हाथ में एक मशाल लिए हुई है, ज्ञान की मशाल, ज्ञानोदय की मिसाल कहते हैं, और एक हाथों में अधिकारों के घोषणा पत्र को लिए हुए है, वो किसका प्रतीक है? ऑप्शन दे रहे हैं, बताना आप लोग। न्याय का प्रतीक, स्वतंत्रता का प्रतीक, मतलब स्वतंत्रता की देवी है, न्याय की देवी है, समानता की देवी है, या इन तीनों में से कोई नहीं है? आप लोग आंसर बताना। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे जरूर। तो ये आंसर होगा बेटा न्याय की देवी। ठीक है, आंसर आगे बढ़ते हैं। न्याय की देवी। अगला हमारा क्वेश्चन है एक एक नंबर वाले। सारे बहुविकल्पी यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दिए, कुछ और बहुविकल्पी होंगे तो फिर अगले वीडियो में मैं डिस्कशन कर दूंगा। तब तक छोटे छोटे आंसर एक एक नंबर वाले क्वेश्चन देखो। फ्रेडरिक सारियो कौन था? फ्रेडरिक सारियो फ्रांसीसी चित्रकार था। ये 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई है। तो आ जाता है फ्रेडरिक सारियो कौन था? तो 1 नंबर में सिंपल आंसर, बस फ्रांसीसी चित्रकार था। अर्नेस्ट रेनन कौन था? ये था फ्रांसीसी दार्शनिक। ये कौन था बेटा? फ्रांसीसी दार्शनिक था। इसने अपने राष्ट्र की समझ को विकसित किया था। बताया था कि राष्ट्र आखिर में होता क्या है, इसको परिभाषित किया था। जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? जर्मन राष्ट्र का रूपक आपको पता है कि जर्मेनिया, जो कि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। बलूत, जिसको ओक का वृक्ष भी कहते हैं, इसका प्रतीक था। साथ ही साथ आप देखोगे जर्मेनिया में तो बाज छाप कवच पहनी हुई है, हाथों में तलवार लिए हुई है, उस जिस पे कि जैतून की पत्तियाँ, जो जैतून की डालियाँ हैं वो लिपटी हुई हैं, जो कि एक साथ युद्ध के लिए हमेशा तत्पर और साथ ही साथ शांति की चाह भी रखने वाली है। बाज छाप कवच, हमेशा अलर्ट मोड में रहना अपना। साथ ही साथ आप देखोगे तो उगते हुए सूर्य को दिखाया गया है, जो प्रतीक है कि नए एक युग की शुरुआत हो रही है। टूटी हुई बीड़ियाँ, जो कि आज़ादी के प्रतीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मुकुट पहनी हुई हैं बलूत के पत्तों का, जो उसकी वीरता एवं साहस का प्रतीक दिखाता है। फिर कह रहे मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मॉन्टेस्क्यू शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत देते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चलाने के लिए सरकार की शक्तियों को 3 हिस्सों में विभक्त कर देना चाहिए, जो अलग अलग एक दूसरे से होने के बावजूद एक दूसरे के साथ समायोजित होकर कार्य करेंगी। जैसे हमारे यहाँ भी 3 सिस्टम में कार्य करता है, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। इस सिद्धांत दिया था मॉन्टेस्क्यू ने, जो कि फ्रांस के क्या हैं? दार्शनिक थे, फ्रांसीसी दार्शनिक थे। कह रहा कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट व्यक्ति माना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुविकल्पी के माध्यम से भी, उसके माध्यम से भी। आप ध्यान रखें, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति वो ऐसी घटना है जो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति मानी जाती है। जॉलवेराइन क्या था? वह किस प्रकार जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था? जॉलवेराइन एक जर्मन शुल्क संघ था, कस्टम्स यूनियन था। इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। 1834 में स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच
शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया व मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी। ध्यान रखेंगे कि जर्मन शुल्क संघ है जिसमें सारे जर्मन राज्य शामिल हैं, सार्वजनिक नहीं अधिकांश हैं। साथ ही साथ इसमें 1834 में स्थापित हुआ, प्रशासकीय पहल पर हुआ है। सारे शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया है, मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दिया गया है। इस प्रकार यह देखा जाए तो आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। आगे नहीं, आपको मेजिनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों या गुप्त संगठनों के नाम लिखना है। तो एक यंग इटली जो कि मार्शई नामक जगह पर हुआ था, और यंग यूरोप जो कि बर्न नामक जगह पर हुआ था। 19वीं सदी में से कौन सी ताकत उभर के जो भौतिक और राजनीतिक राष्ट्र को उदय? बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता है? तो स्लाव। वियना कांग्रेस के सदस्य 1815। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ड्यूक मेटरनिख। नेपोलियन संधि किस संधि के उद्देश्य से था? तो वियना संधि। किसने कहा था फ्रांस छींकता है तो बाकी और को सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिख। किस संधि ने यूनान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया की संधि। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? वोल्फटोन। आंखों पर पट्टी बांधे न्याय का प्रतीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा 3 या 5 नंबर वाले, इसको ज़रा देख लेते हैं। जैसे फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की? तो ये थे जैसे पितृभक्ति और नागरिकता के विचार, जिसको कहते हैं ला पैट्री एंड ला सिटोयन कहते हैं। नए राष्ट्रीय चिन्हों को लाया, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था को लाया, राष्ट्रीय भाषा लाए, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और राष्ट्रीय भाषा जैसे फ्रांसीसी भाषा फ्रेंच को माना गया जो पेरिस में बोली जाती थी। साथ ही साथ एक समान भार व क्या बोलते हैं आपका माप की व्यवस्था की गई। ये सारे प्रशासनिक सुधार थे जो नेपोलियन ने अपने किए थे। नेपोलियन ने प्रशासनिक सुधार क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समझ के जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्कसंगत बना दिया। समीक्षा कीजिए। तो नेपोलियन की संहिता 1804 में जो लागू किया गया था, इसमें ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार कर देते, शहरी क्षेत्रों में सुधार कर देते, व्यापार में सुधार कर देते। बहुत सारे ऐसे सुधार थे जिससे पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल संगत बना दिया गया था। यूरोप के राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो संस्कृति के निर्माण संस्कृति ने निभाई थी कला, काव्य, कहानियों, संगीत, इन सब चीज़ों ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया। साथ ही साथ लोकगीत, जन काव्य, लोक नृत्य, स्थानीय बोलियों, लोक साहित्य पर बल दिया गया, भाषा पर बल दिया गया। ये सारे तरीके थे जिससे कि क्या किया यूरोप के राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया कैसे कैसे है? तो सबसे पहले इसका आरंभ होता है विलियम प्रथम की प्रसा के सिंहासन पर आसीन होने पे। फिर उसके बाद से क्या होता है कि बिस्मार्क द्वारा जर्मन एकीकरण की भूमिका तैयार करता है। वियना कांग्रेस होता है। एकीकरण में बाधाएं बहुत सारी उत्पन्न होती हैं। साथ ही साथ बिस्मार्क ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि द्वारा पराजित विश्व शक्तियों को तटस्थ किया व एकीकृत जर्मनी का एक राष्ट्र के रूप में उभरना सारा सुनिश्चित करता है बिस्मार्क। इसीलिए जर्मनी का जो कहा जाता है एकीकरण का जनक, वो उसे ऑटो वन बिस्मार्क को कहा जाता है। इटली की एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें, साथ ही इसकी बाधाएं क्या क्या आई थी उसके बारे में चर्चा करना है। तो 1832 में आपको जानकारी ये होगा, 1832 में जो काबूर था वो सार्डिनिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री बनता है, फ्रांस से संधि करता है, ऑस्ट्रिया को पराजित करता है। ऑस्ट्रिया मतलब ऑस्ट्रिया जो हैब्सबर्ग एम्पायर था उसको पराजित करता है और 1859 में लोम्बार्डी को राज्य में मिला लेता है। सेकेंड फेज में बात करें तो मोडेना, टस्कनी, पार्मा, यहाँ पर जनमत संग्रह द्वारा सार्डिनिया में विलय करा लेता है। तीसरे फेज में 1860 में गैरिबाल्डी द्वारा सिसिली व नेपल्स पर विजय प्राप्त कर लेता है। चतुर्थ चरण में वेनेशिया व रोम पर अधिकार हो जाता है और 1871 में पोप से समझौता व एकीकृत इटली का उदय हो जाता है। 1871 में इटली का पूरी तरीके से एकीकरण संभव हो जाता है। बाधाएं कौन कौन से एकीकरण में? वो था राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास रहा था, विदेशी शक्तियों का आधिपत्य रहा था, पोप का वहाँ पे शासन व्यवस्था था, वियना कांग्रेस और साथ साथ अनुदारवादी शासक जो बहुत ही उदार लिबरल सोच वाले नहीं थे शासक। यहाँ पर दे रखा है कि ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार से था। तो जब आप जानते हो कि यह ब्रिटेन में जो राष्ट्र राज्य का निर्माण है एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था, ना कि किसी उथल पुथल या क्रांति का। यहाँ पर आप देखोगे तो पहले नृजाति पहचान में एथनिसिटी आइडेंटिटी है, राष्ट्र की अहमियत व सत्ता में वृद्धि होती है। 1688 में राजतंत्र से संसद द्वारा ताकत छीना जाता है। 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन होता है, स्कॉटलैंड के साथ संधि करके एक्ट ऑफ यूनियन
स्कॉटलैंड में प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। आयरलैंड को 1801 में मिला लिया जाता है। नए ब्रिटिश राज्य का निर्माण होता है, जहाँ पर आंग्ल संस्कृति का दबदबा रहता है। राष्ट्र का प्रतीक झंडा व राष्ट्रगान को बढ़ावा मिलता है। यूनियन जैक वो राष्ट्रीय जो सॉन्ग था, एम्बलम था, नेशनल, इसको राष्ट्रीय गान कहा जाता है। प्लीज़ गॉड सेव और नोबल किंग करके था। पुराने राष्ट्र मात्र सहयोगी रूप में रह गए। ये सारी प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था। कहाँ पर? ब्रिटेन में। साथ ही साथ ही बात ये करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए राष्ट्र राज्यों का उदय, लोकतंत्री सिद्धांतों को बढ़ावा, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक समानता पर बल, अन्य राष्ट्रों में मानवीय अधिकारों की मांग, निरंकुश राजतंत्रों में क्रांतिकारी प्रक्रियाएँ हुई थी। ये सारे कारण थे जो कि इसके कारण उत्तरदायी थे। फ्रांसीसी क्रांति का न केवल फ्रांस पर पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ता, समीक्षा करें तो फ्रांस पर प्रभाव पड़ा था। कौन कौन सब है? लोकतांत्रिक शासन की स्थापना, लोक कल्याणकारी कार्य, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व से भरे नए समाज की नींव, नवीन कानून संहिता लागू की गई, नेशनल असेंबली गठन किया गया, आर्थिक एकीकरण किया गया, कानून के समक्ष बराबरी संपत्ति का अधिकार सुरक्षित कर दिया गया। साथ ही साथ मध्यम वर्ग का उदय, उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, संस्कृति व भाषा की भूमिका, जन विद्रोह, ये सारी पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव डाली थी। 1804 के नागरिक संहिता का क्या क्या इम्पैक्ट रहा था, इसको देखेंगे हम। तो जन्म पर आधारित सुविधाओं की समाप्ति कर दी गई थी, संपत्ति के अधिकार की बहाली कर दी गई थी, जमींदारी और सामंती व्यवस्था की समाप्ति कर दी गई थी, यातायात संचार व्यवस्था में सुधार किया गया था, शासन मानक नापतोल के पैमाने चलाए गए थे, एक राष्ट्र मुद्रा चलाई गई थी। अब कहा जाए यूरोप के लिए कुलीन वर्ग जो थे, एरिस्टोक्रेसी जो वर्क क्लास था, उसकी क्या विशेषताएँ थी। ये सब जीवन जीने के समान शैली इनके अंदर थी। भूस्वामित्व था, बड़े बड़े जमींदार थे, ग्रामीण इलाकों में बड़े बड़ी जायदादों के मालिक थे, ज़मीन जायदादों के। शहरों में बड़ी बड़ी हवेलियाँ इनके नाम थी। एक कूटनीतिक भाषा अर्थात फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे जो बोली जाती थी। साथ ही आपस में इनके वैवाहिक संबंध थे और उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग मैंने बताया ये लोग करते थे। 1815 के वियना संधि के क्या उद्देश्य थे, इसको बताइए। तो आप जानते हो उत्तर नीदरलैंड में साम्राज्य की स्थापना कर दी गई। दक्षिण में जिनेवा को पिडमॉन के साथ मिला दिया गया। प्रशा को पश्चिम में नए क्षेत्र दिए गए। पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया और ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। साथ ही साथ आप देखोगे यूरोप में कौन कौन से उद्देश्य थे, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आदर्श क्या थे। इसमें कानून के समक्ष समानता था, वैश्विक मताधिकार के पक्ष में नहीं थे ये सब। बाजार के स्वतंत्रता, राज्य द्वारा वस्तुएं पूंजी के प्रवाह पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने के पक्षधर थे।